वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 स्टार्ट किया है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का थर्ड कंपोनेंट दैट इज ग्लोबलाइजेशन का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का तीनों कंपोनेंट हमने स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम इवैल्यूएशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी इवैल्यूएशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसमें वेरी फर्स्ट इज मेजर अचीवमेंट्स। दैट इज जब इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी 1991 में, तो उसके क्या क्या अचीवमेंट्स मिले थे इंडिया को, क्या क्या एडवांटेजेस मिले थे, जिसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर। इकोनॉमिक पॉलिसी जब लॉन्च हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी 1991 में, तो उसके वजह से आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे, काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया था। लेट्स सी globalization has created a revolution in the IT sector. It has contributed to India's gross domestic product GDP. ग्लोबलाइजेशन की वजह से आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया था, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। ऑलराइट, देख सकते हैं अगर हम बोल रहे तो काफ़ी ज़्यादा एकदम 360 डिग्री का चेंज आ गया था आईटी सेक्टर्स में, बिकॉज जिसके वजह से क्या हुआ था, इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। ऑलराइट, Indian software engineers are in high demand in developed countries like USA, UK, France, etc. बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी की सारी कंट्रीज जो थे उसके साथ में पूरा का पूरा जो डोर था वो ओपन हो गया था। हम किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया के जो लोग हैं, जो लेबर्स थे, वो भी सारे के सारे अलग अलग कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं। ऑलराइट, जिसकी वजह से इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी डेवलप कंट्रीज़ में, बिकॉज यहाँ के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे, उनके पास उतनी नॉलेज स्किल थी, उनके पास उनकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी जो डिमांड थी डेवलप कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस। इसके वजह से इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी उसमें वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे, बिकॉज आईटी सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। ऑलराइट, ये वेरी फर्स्ट अचीवमेंट था। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था, चेंजेस आया था ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेट्स सी, ड्यू टू एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैव बिकेम हाईली प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव। जब हमने देखा था पहले के टाइम पे गवर्नमेंट बैंक्स ही खाली यहाँ पे ऑपरेट करते थे, काम करते थे, बैंकिंग बिजनेस के अंदर, बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते थे। ऑलराइट, बट जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसकी वजह से क्या हुआ था, जब प्राइवेटाइजेशन आया तो प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स जो थे उनको भी एंट्री मिल गई थी यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस को कैरी आउट करने की, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स जो थे अब वो आकर काम करने लगे थे, बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो थे वो प्रोवाइड करने लगे थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। वो लोग अच्छी तरीके से, एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स जो है वो अराइज हो गया था। बाकी जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स है, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट के जितने भी बैंक्स हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स भी काफ़ी ज़्यादा अराइज हो गया था। दे प्रोवाइड क्विक सर्विस थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, ई बैंकिंग एक्सेट्रा टू द कस्टमर्स, बिकॉज जो प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स हैं वो लोग काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एकदम क्विक सर्विस। अगर हमें कोई भी काम होता है, अगर बैंक के अंदर अकाउंट है, तो गवर्नमेंट बैंक में और प्राइवेट बैंक्स में हम डिफरेंस देख सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स में अगर हम जाते हैं तो कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाता है। ऑलराइट, बिकॉज वो लोग प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसके साथ में काम करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, अगर लोन चाहिए होगा तो तुरंत हमें लोन मिल जाएगा। ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, तो सारे के सारे जो काम होते हैं वो बहुत जल्दी होने लगते हैं। ऑलराइट, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था। Let's see, globalization has motivated Indian students to go abroad and seek higher education as an effect of flexibility in getting educational loans, scholarships and other required facilities. एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था, बिकॉज जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी, उसकी वजह से डोर जो थे वो ओपन हो गए थे। अब वर्ल्ड में कहीं पे भी हम इजीली जा सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ऑलराइट, इंडिया में जितने स्टूडेंट्स थे वो भी अब्रॉड जाके अपना हायर एजुकेशन जो है वो सीख कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनको लोन्स मिल सकते हैं,
स्कॉलरशिप मिल सकती हैं और बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो इसके वजह से जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियस है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ ही है, एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। आर एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज कंसिडरेबली। इंडिया इज़ नॉट ओनली एक्सपोर्टिंग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो मशीनरी, केमिकल्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। सो एक्सपोर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले काफ़ी कम चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, बाहर की कंट्री में सेल करते थे, बट ग्लोबलाइजेशन जब आया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। एक्सपोर्ट्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। पहले इंडिया सिर्फ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट करती थी, बट अब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे कि मशीनरीज हो गए, केमिकल्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। ऑलराइट, कॉन्सिक्वेंटली आर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इज इम्प्रूविंग। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एडवर्स बैलेंस पोजीशन था पहले के टाइम पे क्या हुआ था, बिकॉज जब इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी उसके पहले इंडिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी, पैसे नहीं थे कंट्री में। ऑलराइट, तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से बैलेंस जो था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था पहले वो इम्बैलेंस में आ रहा था। और मतलब खर्चा काफ़ी ज़्यादा था और इनकम नहीं था, बट एक्सपोर्ट जो इंक्रीज होने की वजह से अब ये जो बैलेंस का जो प्रॉब्लम था वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा, अब कंट्री में पैसे आने लगे थे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न जो क्रॉप्स हैं जो कल्टीवेट करते हैं फार्मर्स क्रॉप्स, उसके पैटर्न में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। Earlier, Indian farmers were growing only staple foods and cash crops. But now, as per the requirement of globalization, they have diversified their cropping pattern from traditional product to non-traditional products. They are developing horticulture, floriculture, medicinal plants, etc. So पहले के टाइम पे जो इंडियन फार्मर्स थे वो सिर्फ स्टेपल फूड्स ही ग्रो करते थे। स्टेपल फूड्स लाइक राइस, वीट, ऑलराइट, मेज, ये सब सारी चीज़ें जो थे वो कल्टीवेट करते थे। कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे जैसे कि कॉफ़ी, शुगर केन। सो ये सारे प्रोडक्ट्स पहले ज़्यादा कल्टीवेट होते थे इंडिया में। बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर चेंजेस आए हैं। पहले जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स लोग कल्टीवेट करते थे, फार्मर्स सिर्फ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ही कल्टीवेट करते थे, बट अब वो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी कल्टीवेट करने लगे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया है क्रॉपिंग के अंदर भी। ऑलराइट, दैट इज़ अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से फार्मिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब फार्मर्स जो है वो हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डनिंग, वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं अलग अलग टाइप के। देन फ्लोरिकल्चर, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स जो है वो कल्टीवेट कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उसका बहुत ज़्यादा जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गया, तो क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट इज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। सो इकोनॉमिक पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी उसकी वजह से स्केर्सिटी की जो प्रॉब्लम है, मतलब चीज़ें बहुत कम थी पहले के टाइम में, इंडिया में सामान की बहुत कमी थी, तो जो कमी थी वो भी सॉल्व हो चुकी है ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेट्स सी, ड्यू टू लिबरल इम्पोर्ट्स वी कैन ओवरकम स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल, दिस हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो लिबरलाइजेशन जब इंट्रोड्यूस हुआ था, बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने तीनों चीज़ें स्टडी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो कुछ लिबरलाइजेशन की वजह से। बिकॉज लिबरलाइजेशन जब आया तो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस थी वो काफ़ी ज़्यादा हट गई, कम हो गई थी, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। तो अब हम जितने चाहे उतना सामान इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लिबरल इम्पोर्ट हो गया, मतलब अब सामान बाहर की कंट्री से जब हम इम्पोर्ट करते हैं, परचेज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना नहीं पड़ता है, ड्यूटीज़ पे नहीं करनी पड़ती। तो इसकी वजह से सामान हम जितना चाहे उतना इंपोर्ट कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं बाहर की कंट्रीज से। गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, इसकी वजह से कमी नहीं होती है सामान की कंट्री के अंदर। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है ड्यू टू लैक ऑफ मटेरियल गुड्स, वो कमी भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती आ रही है। प्रॉब्लम्स जो है इन्फ्लेशन की, जो कमी है रॉ मटेरियल की, गुड्स की, वो अब धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें थे मेजर अचीवमेंट्स। अब जहाँ पे अचीवमेंट्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं फेलियर्स भी होंगे। ऑलराइट, तो लेट्स सी कि क्या क्या फेलियर्स आए थे ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो सेल्फ सफिशिएंसी की काफ़ी कमी आ गई थी ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेट्स सी, अ कंट्री अंडर ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन because it is forced to produce only those goods which are in demand at global level and which are profitable.
सो सेल्फ सफिशिएंसी जो थी उसकी काफ़ी कमी आ गई थी, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, फार्मर्स जो थे सिर्फ वही प्रोडक्ट कल्टीवेट करते थे, प्रोड्यूस करते थे जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, जो एक्सपोर्ट किए जा सकते थे। अब इसके वजह से खाली जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी वही चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, कल्टीवेट होती थी। तो कंट्री में जिस चीज़ों की कमी है, जिस चीज़ों की डिमांड है, वो तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। तो हम अपने ही कंट्री में खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है वही चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो जो प्रॉफिटेबल है, जो एक्सपोर्ट होनी है, अगर सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस होगी तो हमारे कंट्री में जो चीज़ें, जो गुड्स जिसकी डिमांड है, लोग वो नहीं ले पाएंगे और वो चीज़ें हमें फिर बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये एक फेलियर है, ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा था, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन आर डोमेस्टिक मार्केट्स आर एडवर्सली इफेक्टेड। तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज इंडिया में जो मार्केट्स है वहाँ पे उन मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। They are flooded with imported goods due to liberal import policy. Imported goods are cheaper than the domestic products. They are highly demanded because क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन आया था, उसके वजह से जो इम्पोर्ट पॉलिसी थी वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी, मतलब उसका जो रिस्ट्रिक्शंस था वो हटा दिया गया था। मतलब अब हम बाहर की कंट्री से सामान परचेज कर सकते हैं, टैक्सेस भी कम है, मतलब सामान अभी हमें सस्ते में मिलेगा। अगर सस्ते में मिलेगा तो सभी कंट्रीज़ जितनी इंडिया में अब मोस्ट ऑफ दी जो गुड्स थी वो इंपोर्ट करके आ रही थी और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो महंगा था और बाहर की कंट्री के जो गुड्स आ रहे थे वो सस्ते पड़ रहे थे। और सस्ती चीज़ें अगर होंगी तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मार्केट्स जो थे, डोमेस्टिक मार्केट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो थे वो धीरे धीरे अब बंद होने लगे थे। तो इंडिया की अगर इंडस्ट्रीज़ बंद होगी, प्रोडक्ट्स बंद होंगे, तो ऑब्वियस है कि ये कहीं ना कहीं फेलियर है ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स पुअर फार्मर। तो जो पुअर फार्मर्स है, जो गरीब किसान है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा था इकोनॉमिक पॉलिसी का। द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर बीइंग एंजॉयड बाय द रिच फार्मर्स। सो ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स थे वो खाली रिच फार्मर्स ही इंजॉय कर पा रहे थे, क्योंकि रिच फार्मर्स हैं, उनके पास पैसे हैं, वो अमीर है, तो पैसे हैं और ऐसे क्रॉप्स वो कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, राइट। दे आर ग्रोइंग एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स, बट पुअर फार्मर्स आर लेफ्ट अननोटिस्ड। और जो गरीब किसान है उनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, एकदम अननोटिस, एकदम साइडलाइन हो गए थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो वो ऐसी चीज़ें ग्रो नहीं कर सकते, ऐसे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते जो कि वो एक्सपोर्ट कर सके। ऑलराइट, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो एकदम से वो साइडलाइन हो गए थे। दे कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन, हेंस दे आर फोर्स टू सेल देयर लैंड और टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, बिकॉज वो कॉम्पिटिशन्स भी फेस नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स आ गया था एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी, तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी फेस नहीं कर पा रहे थे जो गरीब किसान थे। तो मजबूरी में एकदम से उनको अपनी ज़मीन जो है वो बेचनी पड़ रही थी, या तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वो कुछ गलत कदम, एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पर भी मजबूर हो गए थे। दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडेप्टेडनेस एंड पावर्टी। और ऐसे बहुत सारे गरीब किसान हैं जो कि इनडेप्टेडनेस और पावर्टी फेस कर रहे हैं, दैट इज़ उन्होंने कर्जा लिया है, लोन लिया है फार्मिंग करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन वो जो लोन है वो पे ही नहीं कर पा रहे हैं और भी लोन लेते जा रहे हैं। इसकी वजह से कर्जा उनके ऊपर चढ़ते जा रहा है, गरीबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, पावर्टी फेस कर रहे हैं, गरीबी फेस कर रहे हैं। और राइट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अराइज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि पुअर फार्मर्स जो है वो फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। जो कॉम्पिटिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो रहे हैं। द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट फेस कॉम्पिटिशन विद मल्टीनेशनल कंपनीज, दैट इज MNCs। सो इंडिया के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे, बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर इंडिया में आके अपने जो ब्रांचेस है वो सेटअप कर रही हैं। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ अगर स्टार्ट कर रही हैं तो यहाँ पर वो कॉम्पिटिशन फेस नहीं करी, बिकॉज उनका जो कंपनीज़ है, उनका जो स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो मैच है वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन बिजनेसमैन जो है वो बिल्कुल भी मैचअप नहीं कर पा रहे हैं MNCs के साथ में। एज ए रिजल्ट दे आर फोर्स टू डिक्लेयर द यूनिट्स एज अ सिक यूनिट और क्लोज इट डाउन और टू सेल इट। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो लोग कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, वो लोग कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, उनका जो रेट है, दैट इज़ प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो काफ़ी कम है,
तो जिसकी वजह से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो है कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि उनको अपने बिजनेस जो अपनी इंडस्ट्रीज़ है या तो फिर वो सिक यूनिट करके डिक्लेयर करनी पड़ रही है, लॉस में एकदम जा रही है, बंद होने की एकदम पोजीशंस पे आ रही है, या तो फिर बहुत सारी तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी हैं या फिर बेच दी हैं। तो ये भी क्या है, ये एक फेलियर है, ऑब्वियस है। नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट्स वेलफेयर एस्पेक्ट्स। तो वेलफेयर एस्पेक्ट जो है उसको भी नेग्लेक्ट किया गया है ड्यू टू ऑब्वियसली इकोनॉमिक पॉलिसी के वजह से वेलफेयर एस्पेक्ट को भी काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्विसेज लाइक health, communication, education has led to exorbitant charges and fees of maximization of profit. Hence, welfare aspect has taken a backseat. तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिकेशन और एजुकेशनल सेक्टर्स जितने हैं वो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में आ गए हैं। बिकॉज ये सारी चीज़ें पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी, हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन सेक्टर्स, एजुकेशनल स्कूल्स, कॉलेज सब गवर्नमेंट के थे। बट धीरे धीरे सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब अगर प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट होगी प्राइवेट बिजनेसमैन, तो ऑब्वियसली वो क्या करना चाहेंगे, प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे। उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में होगा, तो ऑब्वियसली उनका मेन मकसद होता है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे, जितना चाहिए उससे ज़्यादा वो क्या करेंगे, फीस चार्ज करते हैं, प्राइजेस जो है वो बढ़ाते हैं। हेंस वेलफेयर एस्पेक्ट हैज़ टेकन अ बैक सीट। तो इसकी वजह से जो वेलफेयर एस्पेक्ट है वो एकदम पीछे चला गया, निगलेक्ट हो गया है। बिकॉज हेल्थ मतलब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशंस, एजुकेशन जो है वो प्रॉपर एंड रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करना है। बट इसका भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से चार्जेस जो हैं, फीस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगे हैं। और जो वेलफेयर एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, वेलफेयर है, सर्विस है, लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए इन रीजनेबल रेट, बट इसका प्राइजेस जो है वो ज़्यादा करके वेलफेयर एस्पेक्ट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या इंक्रीज हो रही है। मैनी इंडियन इंडस्ट्रीज आर कंपेल्ड टू क्लोज डाउन एज दे कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन विद मल्टीनेशनल कंपनीज। हमने स्टडी ही किया था हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है, यहाँ पे हमने स्टडी किया कि बाहर की कंट्रीज़ जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ में कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पा रही है इंडियन इंडस्ट्रीज़, इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि इंडिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन हैं, उन्हें अपने इंडस्ट्रीज़, अपने बिजनेस जो है वो बंद करने पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कंपनीज बंद होगी, इंडस्ट्रीज़ बंद होगी, तो लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। Hence, large number of workers are thrown out of the jobs, leading to unemployment, poverty and inequality. तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, वर्कर्स जो हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनको अपने जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी की समस्या कंट्री में बढ़ती जा रही है। पावर्टी, जो गरीबी है, वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इनइक्वालिटी जो है बढ़ती जा रही है। अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम्स है, लीडिंग टू फेलियर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ऑल राइट, सो जहाँ पे एडवांटेज होते हैं, जहाँ पे कुछ फ़ायदे होते हैं, वहाँ कुछ नुकसान भी होता है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में लॉन्च की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, ऑब्वियस है कि वो काफ़ी ज़्यादा असरदार हुई है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है, बट कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ है। ऑल राइट, सो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, इवैल्यूएशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। सो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने दोनों साइड्स देखे, दैट इज अचीवमेंट्स भी देखे एंड फेलियर्स भी देखे। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। सो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड ये जो चैप्टर था दैट इज चैप्टर 9, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। चैप्टर 5 अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल है चैनल पे, आप चैनल पे जाके 5 पार्ट्स जो है चैप्टर के वो देख कर समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर अ टाइम।